नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी एडीआर की रिपोर्ट, गिने गए कम वोट। लोकसभा चुनाव 2024 में बड़े स्तर पर विसंगतियों का मामला सामने आया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक प्रोफेसर जगदीप छोकर ने रिपोर्ट जारी करते हुए ये दावा किया कि एडीआर ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में 538 सीटों पर डाले गए वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में विसंगतियां पाई है और दावे के अनुसार 362 लोकसभा सीटों पर डाले गए मतों से 5,54,598 वोट कम गिने गए हैं, जबकि 176 सीटों पर डाले गए वोटों से 35,093 वोट अधिक गिने गए हैं। अब रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों में भी विसंगतियां ही मिली हैं। राज्य में कुल मतों से 6,315 कम मतों की गिनती हुई है। अब आपको बता दें कि एडीआर की रिपोर्ट सामने आने के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने एडीआर की रिपोर्ट को सही बताते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साध लिया है। वहीं भाजपा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, देश में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में एसडीआर ने बड़ी विसंगतियों का दावा किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 538 सीटों पर डाले गए वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में विसंगतियां पाई गई हैं। दावे के अनुसार 362 लोकसभा सीटों पर डाले गए मतों से 5,54,598 वोट कम गिने गए हैं, जबकि 176 सीटों पर डाले गए वोटों से 35,093 वोट अधिक गिने गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों में विसंगतियां मिली हैं। राज्य में कुल मतों में 6,315 कम मतों की गिनती हुई है। एडीआर की कोशिश देश के भीतर एक ऐसी चुनाव व्यवस्था की संकल्पना है कि लोकतंत्र मजबूत बने और जो कोई भी हो, लड़ने वाले हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जो व्यवस्था के संचालन करता है, जो आम जनता है, मतदाता है, जो केंद्र में रहती है, उसके मन में एक भाव आए कि हमारा लोकतंत्र साफ सुथरा है, चुनाव जो है बिना किसी भेदभाव के संपन्न होते हैं। लेकिन और इसीलिए एडीआर की जितनी भी कोशिशें रही हैं, चाहे वो इलेक्टोरल फंडिंग पे रहा हो या फॉर्म 17C से रिलेटेड मसला रहा हो, ईवीएम पे जो हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की, वो चाहे मुद्दे रहे हों, और उसकी मंशा यही थी कि साफ सुथरा लोकतंत्र रहे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी जो टीम है उसने जो आंकड़े जुटाए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, उनमें जो मशीनें हैं, मशीनों में जो वोट पड़े और जो काउंटिंग हुई, उसमें भारी अंतर नजर आ। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में संपन्न हुआ था। उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि 4 जून को मतगणना हुई थी। इस दौरान कांग्रेस ने 40 दिनों से अधिक के लंबे इंतजार के दौरान सवाल उठाए थे। वहीं चुनाव आयोग ने 7 जून को लोकसभा चुनाव 2024 में कुल वोटिंग का आंकड़ा जारी किया था, जिसके तहत इस बार कुल मिलाकर 65.79% मतदान दर्ज किया गया था। वहीं एडीआर की रिपोर्ट सामने आने के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है।
बिल्कुल, जो एडीआर जो संस्था चुनावी प्रक्रिया और प्रणाली पर गहरी नजर रखती है, पैनी नजर रखती है, उसने जो रिपोर्ट जारी की है उसके हिसाब से 538 सीटों पर विसंगतियां पाई गई हैं। यानी कि वोट जो डाले गए और जो जिन वोटों की गिनती हुई, दोनों का आपस में मिलान नहीं हो रहा है। कहीं वोट कम गिने गए हैं तो कहीं वोट कुछ सीटों पर ज्यादा गिने गए हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी तक इन तमाम आरोपों के कोई स्पष्टीकरण न आना संदेह को और गहरा करता है। पहले ही देश में एक बवाल और एक डिबेट मची हुई है ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर, और ये भी कहा गया है कि 2019 के चुनाव में जब उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी और सार्वजनिक की थी तो 300 कुछ सीटों पर विसंगतियां थी, और आज वो आंकड़ा बढ़कर 548 सीट हो गया है, जिसमें कि दिल्ली की 7 सीटों पर विसंगतियां पाई गई हैं। उत्तराखंड की जो है 5 के 5 सीटों पर विसंगति पाई गई है। झारखंड की 14 सीटों पर विसंगतियां पाई गई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। जो नई सरकार बनी है वो किस झूठ की बुनियाद पर खड़ी है, ये एडीआर की रिपोर्ट बता रही है। ठीक है, उनकी रिपोर्ट का कितनी वैलिडिटी है ये तो चुनाव आयोग देखेगा कि उसमें कितनी सत्यता है, लेकिन मैं नहीं समझता कैसा हुआ होगा, क्योंकि जब भी काउंटिंग होती है तो हर दल के कार्यकर्ता वहाँ होते हैं, मतदान अभिकर्ता होते हैं, और उनके सामने सारी काउंटिंग होती है। पहले जितना वोट पड़ता है उसका काउंट उनके पास रहता है, उसके बाद वो टैली किया जाता है, उसके बाद काउंटिंग होती है, और बाद में फिर एक जो क्यूमुलेटिव उसका जो आंकड़ा आता है तो वो भी उसका भी मिलान होता है। तो कम से कम मुझ जैसे कार्यकर्ता के लिए तो ये बात पचा पाना ही मुश्किल है कि 5 लाख वोटों की गिनती न हुई हो, ये बात अपनी समझ में आती नहीं है। लेकिन निर्वाचन आयोग देखेगा, अगर इसमें कोई सत्यता होगी तो आगे उनको कदम उठाना चाहिए। कुल मिलाकर एडीआर की रिपोर्ट में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हालांकि सत्ता पक्ष एडीआर की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर रहा है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर भाजपा पर हमलावर हो गई है। सवाल ये है कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आखिर ऐसी विसंगतियां क्यों बार बार सामने आ रही हैं? आखिर क्यों चुनाव आयोग ने इस रिपोर्ट में अब तक कोई जवाब नहीं दिया है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपका हम परिचय करवाते हैं। सबसे पहले सत्यवीर सिंह चौहान जी हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। गिरिराज किशोर हिंदवान जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। बहुत स्वागत आपका भी सर। और हमारे साथ में हैं पीसी थपलियाल साहब, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। और मनोज ध्यानी जी हमारे साथ में हैं, आज राज्य समन्वयक के रूप में और एडीआर की ओर से हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले शुरुआत आज हम मनोज जी के साथ में ही कर लेंगे। मनोज जी, एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप एक बार हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, एडीआर का जो मंतव्य है वो है एक साफ सुथरा चुनाव का सिस्टम भारत के लिए, उनके इलेक्टोरल्स के लिए होना, और इसके लिए लगातार एडीआर प्रयास कर रही है। और समय समय पर लोकतांत्रिक अधिकार जो है मजबूत बने, चुनाव साफ बने, ये एडीआर का, और यही कारण है कि एडीआर बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस इलेक्शन कमीशन को देती है, सांसदों को देती है, और सुप्रीम कोर्ट में जहां जरूरत पड़ती है तो वहां पर पीआईएल्स के माध्यम से निकाल कर लाती है। और यही कारण रहा कि आज भारत के नागरिकों को एडीआर के द्वारा नोटा का अधिकार प्राप्त है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो था मसला, वो बाहर निकला। फॉर्म 17C और फॉर्म 17C सेकेंड पार्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, उसके बारे में डायरेक्शंस आई टेक्निकल एसओपी के ऊपर, कि ईवीएम पे टेक्निकल एसओपी होनी चाहिए, कितना वीवीपीएटी काउंट होना चाहिए, इसके ऊपर पूरे एक डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निकले। अभी जो लेटेस्ट एडीआर ने जो जारी की है रिपोर्ट, वो भारत की 538 कंस्टिट्यूएंसीज के ऊपर है। और इसमें आप ये लगाइए कि करीब जो है लगभग 5 लाख से ऊपर, मतलब 5,38,000
वोटों का अंतर नजर आ रहा है। और वो जो अंतर है, कहीं पर जैसे वोट कितने पोल हुए हैं जो रिकॉर्ड है, और वोट कितना काउंट हुआ है, तो दोनों के बीच में अंतर को दर्शा रहा है। और ये रिकॉर्ड्स जो हैं इनके ऊपर एक पूरा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया है, और इसमें पूरा डिटेल्ड वर्कआउट है, और उसे बताया गया है कि क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां हैं, और सुझाव एडीआर की तरफ से जारी किए गए हैं। और ये मांग की गई है कि ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इसमें क्या क्या किया जाना चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल तो स्थिति ये है कि बहुत सारी सीटें जो ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो लगभग 3000 से ऊपर सीट प्रति जो सीट है उसका अंतर, प्रत्येक सीट में अंतर आ रहा है। और आप देखें कि महाराष्ट्र में ऐसी भी सीटें हैं जहां पर जीत हार का अंतर 48 वोट का रहा। तो अगर ये अंतर अगर क्यों आ रहा है, किस लिए आया है, इसको सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है। अब जो नागरिक, बतौर नागरिक और एज ए वोटर और एज ए स्टेक होल्डर डेमोक्रेसी के प्रत्येक व्यक्ति का जानने का यह हक है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मतपत्र जहां होते थे वहां पर तो ये रहता था कि कुछ रिजेक्ट हो जाते थे, लेकिन ईवीएम्स में जो वोट पड़ता है वही सामने काउंट होगा, उसमें तो कोई रिजेक्शन नहीं आएगी कि उसमें किसी का वोट काउंट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। तो इस तरीके के जब कोई एनोमली नहीं है, तो क्या कारण है कि इलेक्शन में इतनी बड़ी जो चेंजेस आ रहे हैं। और इस पे बहुत डिटेल्ड स्टडी है। करोड़ों वोटों का अंतर जो आया था पहले 2 फेज पे, उसमें बहुत देरी लगी थी ये बताने में कि जो वोट अचानक परसेंटेज बढ़ गया था। इनिशियल डाटा था वो ये कह रहा था कि नहीं अभी वोट परसेंटेज कम है, लेकिन बाद में जो फाइनल डाटा आया वो बहुत ज्यादा था और वो अंतर करोड़ों का था। और उसके बाद फिर फॉर्म 17C के लिए सुप्रीम कोर्ट के में जाना पड़ा था, और फॉर्म 17C पे गुड डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, और उसके बाद इलेक्शन का पूरा जो नजारा है वो बदला है। तो एडीआर की जो कोशिश है वो ये है कि ये प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है कि क्योंकि 2013 में अगर मैं आपको बताऊं तो माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि वीवीपीएटी बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में जाने के लिए। तो ये प्रत्येक जो स्टेक होल्डर्स हैं डेमोक्रेसी के, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि ये इलेक्शन सिस्टम जो है वो साफ सुथरा बने, क्लीन बने, अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, कोई भी स्पूरियस इंजेक्शन बोला जाता है इसे, कि ये इस तरीके से वोटों को जो गड़बड़ी करने का जो तरीका जो इजाद हो रहा है, निकल रहा है, उस पर कहीं फुल स्टॉप लगे। तो ये एडीआर की रिपोर्ट का मंशा है। जी ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से गिरिराज जी हमारे साथ में है। गिरिराज जी, कांग्रेस पार्टी सबको लेकर बीजेपी को घेर रही है, जबकि अभी मनोज ध्यानी जी हैं, एडीआर के राज्य समन्वयक हैं, उनकी ओर से कहा गया कि देखिए इलेक्शन कमीशन इस बात को बेहतर बता सकता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या कहेंगे आप इस रिपोर्ट पर जिसमें ये जो विसंगतियां हैं सामने आई हैं? अनम्यूट कीजिए पहले तो आप। गिरिराज जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। हेलो, बोलिए सर, बोलिए, मिल रही है आपकी आवाज। हेलो जी बोलिए। आ रही आवाज आपको? हाँ जी। हेलो जी, मैं अपनी बात जो रख रहा हूं, देखिए हमारा जो देश हिंदुस्तान है वो निश्चित रूप से एक जो लोकतांत्रिक प्रणाली जो है, स्वच्छ एक साफ सुथरी लोकतांत्रिक प्रणाली पे चलने वाला देश है। आज अकाउंटेबिलिटी बनती है। आज अगर एक एजेंसी ने, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म्स है, एक जानी मानी एजेंसी है,
अगर वो कोई एनालिसिस करती है चुनाव पे, चुनाव संपन्न होने के बाद अपने आंकड़े वो रखती है और बड़ी ट्रांसपेरेंसी से अपने आंकड़े रखती है, और उस आंकड़े में अगर यह सिद्ध होता है कि जो वोट की जो गिनती है, वोट जो पड़ा हुआ मत है, वोट जो गिने गए, इन दोनों में अगर फर्क नजर आता है, तो निश्चित रूप से एक बात माननी पड़ेगी कि सरकार और जो इलेक्शन कमीशन है, अगर कहीं संलिप्तता अगर बोली जाती है तो इस वजह से बोली जाती है कि वाकई अगर हमें ट्रांसपेरेंसी की तरफ चुनाव को ले जाना चाहिए, आज जो स्थितियां हैं, आज जो आंकड़े जो रख रही है एडीआर, आप सोचिए कि 5,54,598 वोट का जो डिफरेंस है, आप सोचो जो गिनती है उसमें इतने जो मत हैं, अगर वो कम अगर दिखाए जाते हैं, तो आप सोचिए, अभी मनोज जी ने भी एक बात रखी कि वाकई जो है कई ऐसी पार्लियामेंट्री सीट्स हैं जहां पे 50 वोटों का, 60 वोटों का, 70 वोटों का मार्जिन जो है बीच का रहा, डिफरेंस रहा हार जीत का। आप सोचिए वहां इफेक्ट पड़ा है, असर पड़ा है। अगर 170 सीटों पे अगर 35,093 वोट अगर कम पड़े हैं, आप स्वयं सोचिए कि ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, बिल्कुल, कि इलेक्शन कमीशन जो है ये सारी बातें सुनने के बाद अगर पल्ला झाड़ने की स्थिति में हो, अगर स्पष्टीकरण, अगर इलेक्शन कमीशन अगर अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन नहीं दे पा रहा है, स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है, तो निश्चित रूप से यह संकेत कहां जाता है आप देख लीजिए। अगर वाकई हिंदुस्तान में अगर स्वच्छ साफ चुनाव अगर आपको करवाना है, तो आपको निश्चित रूप से अगर कोई एजेंसी अगर आपको आगाह कर रही है, तो एजेंसी एडीआर जो है आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, और यह निश्चित रूप से जांच का विषय होना चाहिए। यह निश्चित है कांग्रेस पार्टी अगर आज मुखर होकर इस बात पे बोल रही है, तो इस वजह से अपनी बात को रख रही है कि निश्चित रूप से यह सिद्ध करता है जो आंकड़े सामने हैं कि आज सरकार का पूरा इन्वॉल्वमेंट जो है पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से अपने फेवर में करने के लिए, और ये सारी चीजें, ये सारे संकेत मिल रहे हैं इस रिपोर्ट से, इन आंकड़ों से। अगर आपको साफ और स्वच्छ अगर पूरे चुनाव आपको आने वाले समय में करवाने हैं, तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन को लेनी होगी। निश्चित रूप से उनको अपना स्पष्टीकरण भी इस पे देना चाहिए, और क्लेरिफिकेशन जब तक नहीं देती है तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इस बात को रखेगी, मुखर होकर रखेगी। बिल्कुल ठीक है, आपके पास लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में है, हमारे साथ में शिव प्रसाद सेमवाल जी भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं आरआरपी यानी कि राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी के न्यूज़ इंडिया पर। हमारे साथ में थपलियाल साहब जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका रुख कर लेंगे। थपलियाल जी, आपने सुना, देखिए मनोज ध्यानी जी कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो बेहतर बता सकेगा कि आखिर ये जो डिफरेंसेस आए ये कैसे आए। बहुत बड़ी बात है, उत्तराखंड की 5 सीटों के भी हजारों वोटों की बात सामने आई है। अब आप समझिए, एक तरफ निष्पक्ष चुनाव पूरी तरीके से सब कुछ साफ होने का दावा किया जाता है, और दूसरी ओर अगर एडीआर की ओर से इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है तो कितने सारे सवाल अपने पीछे छोड़कर जा रही है, और आम जनता के मन में क्या मैसेज जा रहा है। देखो, समय समय पर हम ये सवाल खड़े होते रहे हैं कि इस देश में जो चुनाव प्रक्रिया है उसको ठीक ढंग से संचालित नहीं किया जा रहा है, निष्पक्ष होकर संचालन नहीं हो रहा है। ये सवाल खड़े होते रहे हैं, और इन सवालों पे और भी ज्यादा कटघरे में खड़ा होता है चुनाव आयोग जब एडीआर की ये रिपोर्ट हमारे सामने आती है। एडीआर को जस्ट भारतीय जनता पार्टी केवल एक विपक्ष कह के भी कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता, खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि एडीआर एक रेपुटेड संस्था है और उस संस्था का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। उस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, जिसकी हत्या करने में वर्तमान राजनीति कभी पीछे नहीं हटी, चाहे हमारी सीबीआई रही हो, चाहे हमारे ईडी रहे हो। किस तरह से सीबीआई को, किस तरह ईडी को
यूज किया जा रहा है, ये सब लोग जानते हैं। बेशर्मी से आपने देखा होगा कि विपक्ष के नेताओं को आपने देखा कि भ्रष्ट कहकर वो आरोप लगाते हैं, और थोड़ी देर में वही ईडी उनके सब आरोप को खारिज करते हुए जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। ये सब हम देखते रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे जैसे हमारे केदारनाथ के सोना पे, हमारे केदारनाथ पे जो भी सवाल खड़े हुए, वो सवाल में भी हम लोग हाथ पांव मारते रहे और हमें कभी भी उसका आंसर नहीं मिला। लेकिन जब शंकराचार्य जी ने सवाल खड़े किए निष्पक्ष होकर, तब ये इनके घुटने टिके और आज इनका कमिश्नर जवाब देने के लिए मजबूर हुआ जब उसने कहा कि हमने तांबा लगाया है केदारनाथ में। उसी तरह से जो एडीआर ने काम किया है देश हित में, मैं सल्यूट करता हूं एडीआर को कि उन्होंने इन लोगों के मुंह में जो एक मुखौटा है, नकली मुखौटा लोकतंत्र का, उसको हटा दिया है। आज चुनाव आयोग स्वयं में कटघरे में खड़ा है। राजीव कुमार को जवाब देने को बनता नहीं है कि वो किस मुंह से और किस तौर से इस देश की जनता को जवाब दे कि किस तरह से ये जो डिफरेंस आया है सब जगह, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, सब जगह ये अंतर आए हैं। इन अंतरों को कोई ये खाली नहीं कर सकता कि अदना साहब आदमी नेता बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि मेरे को अचंभा हो रहा है इन आंकड़ों से। अरे तुम कौन होते हो अचंभित होने वाले? तुम्हें समझना चाहिए कि जब ये आंकड़े आए हैं तो ये जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए कि हम अचंभित हो रहे हैं, तब हम मानेंगे ना। तुम किसी भी चीज का हाँ में और ना में जवाब नहीं देते। बहुत कठिन हो जाता है जब हम, ये भी जब हमने बोला भाई अंकिता हत्याकांड का वीआईपी बता दो, चुप। हमने बोला सोना चोरी हुआ, तुमने उस समय चिल्ला चिल्ला के कहा था कि 230 किलो सोना बद्रीनाथ केदारनाथ में लगा, चुप। आप भूल गई उनकी जुबान। इसी तरह से इसमें जो तीसरी संस्था जिसकी भी हत्या हो रही है हमारे चुनाव आयोग की, उस पे बहुत बड़ा ग्रहण और दाग धब्बा शौर्य निशान एडीआर ने लगाया है। उसका जवाब तो देना ही होगा। उसका जवाब घुटने टेक के देना पड़ेगा इनको कि आखिर ये डिफरेंस क्यों आया। क्योंकि आजकल के टाइम पे हमने देखा कि कितनी देर में रिपोर्ट वो घोषित कर रहा था आयोग। हम सब उस समय बड़े आश्चर्यचकित थे कि आज की तारीख में तमाम जो गिनती है, जो इवन जो बैलेट पेपर है, तमाम कितनी देर में अपनी रिपोर्ट दे रहा था चुनाव आयोग। हमें उसी समय आशंका हो गई थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ ये कर रहा है। और आज एडीआर ने उस गड़बड़ पे पूरी तौर से मोहर लगा दी है। बहुत दुख होता है हमें कि ये क्या करेंगे। ये अगर ये अमर होते तो माननीय क्या कर जाते इस देश को। ये लोग इतने भ्रष्टाचार की पूरी सीमाएं लांघ दी इन्होंने। लोकतंत्र बिना घोटने में आया। आज जवान जब संसद में सवाल का जवाब देना पड़ रहा है तो जवाब देते बन नहीं रहा है, क्योंकि एक आदमी कंट्रोल कर रहा था और वो आदमी किस सारी संस्थाओं को अपने, इवन कई मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी उसने अपने कब्जे में रखा हुआ है। देश बहुत दुखी है। ठीक है सर, ठीक है, अभी इस पर जवाब लेंगे हम सत्यवीर जी से। उसके पहले हालांकि आरआर पार्टी के जो अध्यक्ष हैं शिव प्रसाद जी, उनकी भी प्रतिक्रिया जानेंगे। लेकिन फिलहाल देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले रुकते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को वापस शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर एडीआर की रिपोर्ट और क्यों गिने गए कम वोट। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शिव प्रसाद जी की प्रतिक्रिया को एक बार जान लेते हैं, उसके बाद सभी की प्रतिक्रिया पर क्या रिएक्शन आता है सत्यवीर जी का वो जानेंगे। शिव प्रसाद जी स्वागत आपका। शिव प्रसाद जी, एडीआर की रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आई, जो विसंगतियाँ सामने आई, वाकई हैरान कर देने वाली है। न सिर्फ हैरान बल्कि कटघरे में खुद चुनाव आयोग को खड़ा कर रही है कि आखिर ये वोटों की गिनती में जो अंतर आया वो कैसे हुआ, और उत्तराखंड की 5 सीटें इस अंतर वाली सीटों में शामिल हैं। और 5 सीटों में विसंगतियां सामने आई हैं और एडीआर जिसके के राज्य समन्वयक खुद आज यहाँ पर डिबेट में मौजूद हैं, वो ज्यादा बेहतर इसको और डिटेल में आपको बता चुके होंगे और कुछ और चीजें भी अभी आप सामने आई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 5 सीटों पे ये गड़बड़ियां देखने को मिली है। और एडीआर जैसी संस्था जो एक इलेक्शन
में तमाम इस तरीके की गतिविधियों को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करती है और बड़ी बारीकी से विश्लेषण करती है और बड़ी जिम्मेदार संस्था है। और समय के साथ ईडीआर की विश्वसनीयता में बढ़ोतरी हुई, तो इसलिए इस बात को सभी मतलब पब्लिक को भी इस बात को जो है बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात है कि जब तक जो निर्वाचन आयोग में राजनीतिक नियुक्तियां होती रहेंगी राजनीतिक तौर पे, और जब तक उन पे इस तरीके से ब्लेम लगते रहेंगे कि साहब आज इस्तीफा दिया और कल जो है आयुक्त बन गए, तो तब तक जो है इस तरीके की जो सवाल हैं ये उठते ही रहेंगे और गड़बड़ियां इस तरीके की और भी आगे भी सामने आती रहेंगी। अगर इसको पूरी तरीके से अगर अलग करना है तो उसके लिए जो सबसे पहले से जो मांग उठती आ रही है, चाहे टीएन चेतन के जमाने से मांग उठती आ रही है कि चुनाव आयोग को बिल्कुल एक सेपरेट संस्था बना दी जानी चाहिए, बिल्कुल एक ऑटोनोमस बॉडी बना दी जानी चाहिए, और इससे जो राजनीतिक हस्तक्षेप है ये पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाना चाहिए। जब तक इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहेगा, राजनीतिक तरीके से इसमें नियुक्तियां होती रहेंगी, तब तक इस पर सवाल उठते रहेंगे। और अगर चुनाव आयोग पे इस तरीके के सवाल उठ सकते हैं तो फिर हमें साफ साफ समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है, चाहे वो ईवीएम है, चाहे बैलेट पेपर है, ये सारी प्रक्रियाओं में भी सवाल उठते रहेंगे। सवाल सिर्फ ईवीएम मशीनों का नहीं है। सवाल आपने देखा होगा चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जिस तरीके से खुद जो वहां पे अधिकारी थे वो किस तरीके से बैलेट पेपर को निरस्त कर रहे थे, तो बैलेट पेपर के दौरान भी जब किस तरीके से बूथ कब्जा लिए जाते थे, पेटियां कब्जा ली जाती थी, वो भी प्रकरण ज्यादा पुराना नहीं हुआ कि लोगों के जहन से निकल गया हो। तो ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो, जब तक चुनाव आयोग की विश्वसनीयता निर्विवाद नहीं होगी, इनकी चयन की प्रक्रिया, इनका जो पूरा सिस्टम ऑटोनोमस नहीं होगा, तब तक चाहे ईवीएम ले आइए चाहे बैलेट पेपर ले आइए, ये सवाल बेमानी है, तब तक ये सवाल उठते रहेंगे। और क्योंकि हम लोग पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहने का दम भरते हैं और इस पे गर्व से हम सीना फुलाते हैं, तो ये जिम्मेदारी भी पूरे विश्व में हमारी ही बनती है कि अगर एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हम हैं तो हमें सबसे पहले चुनाव आयोग की जो ये विश्वसनीयता है इसको कायम रखना पड़ेगा और इसकी जो पुरानी विश्वसनीयता थी इसको बहाल करना पड़ेगा और नए इसमें सुधार करना। ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर सुधार की बात आप कह रहे हैं, लेकिन कितना सुधार होता है और क्या कुछ चीज़ें होती हैं देखना बहुत अहम होगा। सत्यवीर जी के पास आते हैं। सत्यवीर जी, बहुत स्वागत आपका भी चर्चा में। आपके पास में सबसे आखिर में आई, मैं चाहती थी कि आप सबकी प्रतिक्रिया पहले सुने उसके बाद जवाब दें। कई सारे आरोप बीजेपी पर भी लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस ने सीधे तौर पर आपको घेरा है, थपलियाल साहब का भी कुछ ऐसा ही कहना है। हालांकि मनोज जी बड़ी समझदारी के साथ कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से हम पहले जवाब चाहते हैं, लेकिन सर चुनाव आयोग को भी कब्जे में किए जाने की बात हो रही है, चुनाव आयोग पर भी दबदबा होने की बात कही जा रही है, और ये जो विसंगतियां हुई आपको लगता है ठीक है, इस पर आप क्या कहेंगे? गरिमा जी, आपको सबसे पहले बता दूं कि मुझे लगता है कि इस पैनल में बैठे हुए लोग हैं उनको ये भी नहीं पता होगा कि कौन कौन सी इसमें एजेंसियां काम करती है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको कौन कौन सी भारत की जो प्रमुख कंपनियां है वो कौन कौन सी काम करती है, तो मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ। इसमें मुख्यतः हमारी जो दो कंपनियां काम करती है ईवीएम को बनाने में, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, दूसरी आपकी भी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है जिसका बेंगलोर में। ये जो हमारी दो ऐसी दो कंपनीज है भारत सरकार की जो सेना के लिए भी इक्विपमेंट बनाती है, चाहे वो आधुनिक हो, नवीनतम हो या नई प्रणालियों को विकसित करना हो, उन पे इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का भ्रम फैलाना दिखता है कि जो चुनाव के मैदान में हार चुके हैं अब वो इस पर प्रश्न उठा रहे हैं। एक बात और मैं बता दूं, कभी भी जब कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनता है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स बनती है तो वो दो एस्पेक्ट से काम करती है, उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक प्रिसाइज और एक एक्यूरेट। इसमें ये जो एक्यूरेट होता है वो ऑब्वियस, उसमें जो पैमाना लिया जाता है या मेजरमेंट होता है, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट में प्रिसीजन का महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक्यूरेट भी होगा, मगर जो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें प्रिसाइज भी होता है। इसमें जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें दोनों बातों का ध्यान रखा जाता है। और मैं आपको ये बता दूं आपके दर्शकों की नॉलेज के लिए, जब यहाँ पर भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी बनती है 1980 में बनती है, ईवीएम हफीना बनती है, उसके बाद निरंतर इसका प्रशिक्षण किया गया। तब 1982 में पहली बार इस वोटिंग मशीन का प्रयोग केरल में किया जाता है, पुरवर विधानसभा में किया जाता है। जब वहां पर देखा गया कि इसका 100% मिलान होता है, उसके बाद 2004 में सभी विधानसभाओं,
सभी लोकसभाओं में इसका उपयोग किया गया। उसके बाद जब ये भी प्रश्न उठने लगे कि इसमें जो वोट देने वाला व्यक्ति है उसको ये पता होना चाहिए कि मैं वोट किसको डाल रहा हूं। उसके बाद वीवीपैट लाया गया, उसके बाद वो आशंका भी दूर की गई। अब वास्तव में मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में जो परिवर्तन आया है, लोगों के जो अंदर परिवर्तन आया है, उनके जीवन स्तर में जो परिवर्तन आया, जो उनके जीवन को उच्च स्तर पे नहीं ले जा सकते थे, वो इस ऐसी रिपोर्टों का सहारा ले रहे हैं। आज हमारा इलेक्शन ऐसी रिपोर्टों का जिस स्वच्छता से और जिस ईमानदारी से और जिस निष्ठा से काम कर रहा है, ये कुछ आप एडीआर की रिपोर्ट को नहीं मानते? और एक सेकंड, उस प्रश्न पर आ रहा हूं। ये उसी प्रकार की रिपोर्टें आती है। कुछ समय पे आपने देखा होगा कि जब 17वीं लोकसभा आती है, जब चुनाव से कुछ एक सत्र पहले जब आती है, एक रिपोर्ट यूएसए से आती है, उसमें कहा जाता है कि अंबानी चोर है, टाटा चोर है, बिरला चोर है। मैं आपसे छोटा सा और सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, आप एडीआर की रिपोर्ट को नहीं मानते या उसकी विश्वसनीयता पर आपको सवाल है? सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैंने बड़े धैर्य से। अरे मैं आपसे इसीलिए मैं आखिर में आई हूं, आपको सबसे ज्यादा बोलूंगी। अरे बगल वाले थोड़ा शांत हो जाए। हाँ, मैं बताता हूँ जरा गरिमा जी। ये सारे लोग बोलते थे कि अंबानी चोर है। अभी अनंत अंबानी की शादी थी, वहां पे एक से एक ये सारे जितने चोर बोलने वाले सब हिलोरे मार रहे थे वहां पर, और वहां बड़े बड़े गिफ्ट लेके भी आए अंबानी के, और उसके बाद अंबानी ने इनको कूट कूट के नमक भी खिलाया। और अब 4 दिन बाद फिर बोलेंगे अंबानी चोर है। इनकी विश्वसनीयता देख सकते हो कि कैसे दूसरों की लेते हैं। और अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न उठता है। अरे मान्यवर जी, इमरजेंसी लगाने वाले थोड़ा सा जरा श्रम करके जरा बोला करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उनके समय पे बूथ कैप्चरिंग भी सबने देखी है, और उसके बाद इमरजेंसी लगते हुए भी सबने देखी है। आज निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र भारत में जैसे चुनाव हो रहे हैं, वो पहली हो रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं गरिमा जी, आपके दर्शकों को, ये बात कर रहे थे कि भी तमाम राज्यों के चुनाव के परिणामों के नाम बोल रहे थे, और एक बार भी इन्होंने जब चुनाव के परिणाम आते उसके बाद इन्होंने प्रश्न नहीं उठाया कि ईवीएम के ऊपर कि ईवीएम। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आज के पूछना चाहता हूं, उस समय कहां चले गए थे ये? तब उस समय प्रश्न क्यों नहीं उठाते कि ईवीएम जिंदा है कि मुर्दा है? तब इन्होंने प्रश्न नहीं उठाया ना। कर्नाटक में जीतते तब ईवीएम नहीं आती इनके लिए, हिमाचल में चुनाव जीतते तब ईवीएम नहीं आती इनकी, तेलंगाना में चुनाव जीतते तब इनके ईवीएम नहीं आती। ये हाँ सर, देखिए सत्यवीर जी सुनिए, अब मेरी बात सुनिए आप पहले तो। सत्यवीर जी, वोटिंग प्रणाली में बताता हूँ। सत्यवीर जी सुना जाता है। सत्यवीर जी आपकी यही प्रॉब्लम है, आप सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते रहते हैं। सुनिए, पहले सुनिए। अभी मैंने आपसे एक छोटा सा पर एक कम शब्दों में और एकदम सरल सा सवाल पूछा। आप एडीआर की रिपोर्ट को नहीं मानते, आप ईवीएम गिना रहे हैं, आप अंबानी के बेटे की शादी गिना रहे हैं, लेकिन आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं सर। हाँ, मैंने कहा ना आपको कि किसी रिपोर्ट के सारे अपने को जिंदा कैसे रखना है, किसी रिपोर्ट के सारे अपने आप को चर्चाओं में कैसे लाना है, ये केवल इनका ये नहीं तो क्या इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन आप देख रहे हैं? आपको बता दूं, आप इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन देख रहे हैं? तो फिर यानी जितनी इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो विपक्षों के अंडर में आ रही हैं, उनके दबाव में आ रही हैं, इनका कनेक्शन उनसे है। तो जब विपक्षी यही आरोप लगाते हैं कि भाई चुनाव आयोग तो आपके हिसाब से चल रहा है, तब आपको क्यों बुरा लग जाता है? तब वो एजेंसी बन जाती है और एडीआर की रिपोर्ट विपक्षी तैयार कर रहे हैं। गरिमा जी, चुनाव आयोग ने इनको चैलेंज किया था, जितने भी विपक्षी दल आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, तब चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने इनको बताया कि हैक करके बता दीजिए। एक विपक्ष का नेता नहीं गया, ना सुप्रीम कोर्ट में गया, ना चुनाव आयोग के पास गया। इनका क्या वास्तविकता में कैसे जनता के बीच में कैसे भ्रम की स्थिति पैदा करनी है, मात्र इनका ये धैर्य रह गया है। इसीलिए कोसों दूर तक ये सत्ता में नहीं आ रहे। मैं आपको बता दूं, चुनाव प्रक्रिया क्या होती है? क्या चुनाव प्रक्रिया से ये अनभिज्ञ है क्या? पीठासीन अधिकारी वहां होता है, मतदान अधिकारी वहां होता है, उस पार्टी का एजेंट वहां पर होता है। जब वोटिंग होती है, जब वोटिंग की काउंटिंग होती है, तब भी यही सेम प्रोसेस होता है। ये किसी प्रकार का, मैं आपको बताया ना, केवल अपनी जो शुद्धता की जो राजनीति है उसको कैसे साधना है, वही केवल इनका मंतव्य और कुछ नहीं है। मैं आपको ही बता दूं, मुझे नहीं लगता कि ये कितना जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट कैसे काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कैसे काम करती है। बेसिकली 2 यूनिट उसमें गरिबाजी होती है। एक नियंत्रण यूनिट होती है जो कंट्रोल यूनिट होती है, एक बैलेट यूनिट होती है। ये मैं ईवीएम के लिए कह रहा हूं, मैं अपनी मशीन के लिए नहीं कह रहा हूं। और कैसे काम करती है वो अच्छे तरीके से वही एजेंसी जानती है। और इलेक्शन कमीशन में टीसीई करके एक कमेटी होती है जो ये सब देखती है कि हमारी टेक्नोलॉजी में कहीं फॉल्ट तो नहीं है, कहीं हमारी ठीक है। वो ईवीएम पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये जो गड़बड़ी हुई, हम इस पर बात कर रहे हैं। अभी मनोज ध्यानी जी राज्य समन्वयक हैं एडीआर के, उनसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, अब उनको सुन लीजिए। मनोज जी,
एडीआर की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है, ये तो विपक्षी जो है खुद को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं, ये आरोप है सत्यवीर जी का। नहीं, दरअसल हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं बड़े अनभिज्ञ हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि ये डाटा जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रोवाइडेड अपलोडेड डाटा से लेकर रिसर्च की गई है। ये ऐसा नहीं है कि इसको हमने कर दिया है, ये इलेक्शन कमीशन का है। एंड मुझे आश्चर्य होता है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। थोड़ा प्रिपेयर होके आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2000 सत्यवीर जी, अब देखिए बीच में मत बोलिएगा, गलत बात है ना। सत्यवीर जी अभी आप बोल रहे थे, कोई बीच में बोला, आपने तुरंत उसको रुकाया ना। फिर उसके बाद सत्यवीर जी प्लीज बीच में दोबारा मत बोलिएगा। सत्य के ऊपर लगाए नहीं, बिल्कुल नहीं, बीच में नहीं, उसके बाद काउंटर करिएगा। मनोज जी अपनी बात को पूरा करिए। 2019 में भी ये डिस्क्रेपेंसी आई थी और उस समय 1 वोट से लेकर 1,01,323 वोटों का अंतर आया था और वो कंस्टिट्यूएंसीज थी 542 में से 347 कंस्टिट्यूएंसीज में, और 6 ऐसी सीटें थी जहां पे मार्जिन ऑफ एरर से बहुत ज्यादा थी। और ये रिपोर्ट हमने तब जारी की थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एडीआर गया और एडीआर की ये प्ली रही है कि इसको इस पे कुछ डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए ईवीएम के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस भी दी हैं और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले कि मैं वो डायरेक्शन क्या रहे, मैं इस बार का जो आंकड़ा है एग्जैक्ट रख देता हूं। इस बार जो है 5,54,598 वोटों का अंतर आया है 362 सीटों पे, और जहां पर वोट्स जो काउंट हुए हैं वो ज्यादा हैं जितने पॉल हुए हैं उसके मुकाबले में, और 35 जो लेस है वो कम है, वो 5,54,598 है 362 कंस्टिट्यूएंसीज में, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज में, और जो जहां ज्यादा है वहां पर 35,093 है, वो 176 कंस्टिट्यूएंसीज है। और ये पूरा का पूरा डाटा जो है इसको हमने मीडिया में रिलीज किया, पब्लिक के लिए रिलीज किया है। नहीं, लेकिन इस पर जो सत्यवीर जी की प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उस लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? सत्ता पक्ष के लोग अगर आपकी रिपोर्ट को इस तरीके से उस पर विश्वसनीय उसको नहीं मानते तो इस पर क्या कहेंगे आप? मशीन्स है, उसके ऊपर उन्होंने बात कही है कि मशीनें बनती हैं, ECIL पे बनती है, हाँ। और BL बनाती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हम जानते हैं, लेकिन इसके चिप्स जो आते हैं वो बाहर से आते हैं और उसका कंटेंट रीड नहीं किया जाता है, ये भी सत्य है। मैं एक बात और जरूर, क्योंकि आपके माध्यम से और यहाँ जितने राजनीतिक प्रवक्ता हैं उनके माध्यम से ये बात जानी चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि हमने ये जो सोशल सेक्टर में जो हैक होती है, जी आप सत्यवीर जी बात नहीं, आप ये बता दीजिए, छोटा सा प्रश्न है, ठीक है, अभी उनको पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप पूछिएगा। सत्यवीर जी थोड़ा सब्र, बोलिए सर। हमने हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे एक RTI लगाई और इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आपके रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो कौन कौन थे। आप आश्चर्य करेंगे, इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमारे को रिटर्निंग ऑफिसर्स की कोई जानकारी नहीं है कि कौन कौन रिटर्निंग ऑफिसर्स ड्यूटी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी 2024 का। मैं आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट कैसी बातें कर रहे हैं। सत्यवीर जी आपको एक बार में समझ में नहीं आती बात, मैं आपसे कह रही हूँ ना, शांत हो जाइए। आप सारी बातें करें वो ठीक, हाँ तो सब्र करिए ना, डिबेट करने का एक नियम होता है सर, सुनने की आदत नहीं है, डिबेट करने का एक नियम होता है सर कि अपने ही बोलने की आदत नहीं है। सुनिए, आप सुनने की क्षमता नहीं है। ये इस प्रकार के रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होता, ये क्या सोच के क्या, ये किस सत्यवीर जी किस प्रकार की गणतंत्र रखना चाहते हैं? सत्यवीर जी पहले तो आप शांत हो जाइए, मैं कह रही हूँ ना आप शांत हो जाइए। आप बोल रहे थे, बीच में बोले अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, तो आपने तुरंत उस पर आपत्ति जताई ना। आपको एक बार में सामान्य शब्दों में बात समझ में नहीं आती, आपसे शांत नहीं रहा जाता।
आप गरिमा जी आपको बताना चाहिए कि नहीं, मैं बताऊंगी, उनको बोलने दीजिए ना, मुझे जहां पर लगेगा मैं उनको करेक्ट करूंगी। आप यहाँ पर एंकर नहीं है, मुझे बोलने दीजिएगा, मुझे लगेगा मैं उनको करेक्ट करूंगी। आप बोले सब ठीक है और बीच में नहीं बोला जाता सर। आप कोई नए डिबेट में नहीं बैठे हुए हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। आप जब भी डिबेट में बैठते हैं आप यही काम करते हैं। ऑफिसर होता है कि नहीं होता है? ये सर प्लीज आप शांत हो जाइए। मैं जब आपसे सवाल पूछूं सिर्फ आपको तब जवाब देना है, या उसके बाद आपका जब मौका आएगा जिसके जवाब में काउंटर करना है करिएगा प्लीज। सुनना चाहेंगे, आपके दर्शक सुनना चाहेंगे ये प्रश्न की रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होता है, कौन लाता है फिर वहां से? सर वो आप डिसाइड नहीं करेंगे कि हम किस चीज पर चर्चा करेंगे और हमारे दर्शक क्या सुनना चाहते हैं। मैं आपसे सवाल करूंगी, मैं एंकर हूं, आप गेस्ट हैं, बस प्लीज। अरे डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है? प्लीज 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 ठीक है सत्यवीर जी प्लीज, ये मेरी डिबेट है तो मैं डिसाइड कर लूंगी कि मुझे कब कहां पर किसको रोकना है। आप सिर्फ इतना मेरा सहयोग करिए कि आप शांत रहिए, ठीक है? मैं आपके पास आती हूँ जब आपको जो बोलना होता है, मैं तो आपको नहीं रोकती, कोई और नहीं रोकता, ठीक है? गिरिराज जी के पास जाएंगे। गिरिराज जी रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत सी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। गरिमा जी, मैं एक बात आपके बीच में मनोज जी, एक सेकंड गिरिराज, मनोज जी ठीक है, मनोज जी अभी लौटेंगे आपके पास, अब गिरिराज जी को सुन लेते पहले। गिरिराज जी बोलिए। आज एक एजेंसी जो है, एक साफ सुथरी एजेंसी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है एक एनालिसिस करती है। वाकई वो अभी जो प्रदेश संयोजक मनोज ध्यानी जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात रखी कि जो इलेक्शन कमीशन के जो डेटाज थे, उन्हीं डेटाज के हिसाब से हमने पूरी रिसर्च की है, हमारे जो एडीआर ने, उसके बाद जो उसका रिजल्ट जो आए, उसकी जो परिणति हुई वो हमने सामने रखी है। वो सारी चीजें आंकड़े हैं, सब सारी चीजें बिल्कुल पूरी तरह से सामने रखे गए हैं, पूरे देश के सामने रखे गए हैं आंकड़े, इलेक्शन कमीशन के सामने रखे गए हैं। तो सर वो जवाब आंकड़े बनता है, अकाउंटेबिलिटी बनती है इलेक्शन कमीशन की। बात तो ये ना वो कि जवाब, तो कोई आंकड़े उसको मानने को जवाब देना तैयार होगा। नहीं है। सुनिएगा, आप सुनिएगा। अब मैं आपसे मैं अभी कह रहा हूं आपसे, मैं अभी सत्यवीर चौहान जी को, अभी जो प्रवक्ता है भाजपा के, सम्मानित प्रवक्ता, उनको मैं सुन रहा था। आप एक बात सुनिएगा मेरी गौर से। ये लोग क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन देते हैं। आज भाजपा को अगर मैं छल और छद्म, अगर इन दोनों को इक्वल करता हूं, भाजपा अगर मैं बोलता हूं इक्वल टू भाजपा होता है, तो निश्चित रूप से आज जिस हिसाब से ये सुनने को तैयार नहीं है इनके प्रवक्ता, आप सोचिए, अगर प्रदेश संयोजक एडीआर के पूरी तरह से अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं सामने बैठ के, अगर पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं पूरे मैटर को, ये सुनने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। आज जो स्थितियां हैं, अगर मैं बार बार कांग्रेस पार्टी इस बात को रखती है मुखर होके, अगर मुखर होके कांग्रेस पार्टी इस बात को रखती है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, तो इसी वजह से रखती है कि आज ये सुनने को तैयार नहीं है भाजपा, आज सुनने की इनमें क्षमता नहीं है। ये झूठ, छल और छद्म की राजनीति करे और विपक्ष कुछ न बोले, या कोई एक स्वच्छ, एक साफ सुथरी एजेंसी अगर पूरा एनालिसिस करके चुनाव पे अगर आपको डायरेक्शन देने की कोशिश कर रही है इलेक्शन कमीशन को, और सही रास्ते पे एक सही पाथ दिखा रही है, तो आप सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं, आप ईवीएम पे चले जाते हैं। आज अंबानी की शादी को आप बीच में ले आए। अब क्या, किस तरह के प्रवक्ता है सत्यवीर चौहान जी? आप सुनने की क्षमता रखो। और आज एडीआर ने अगर कोई रिपोर्ट सामने रखी है, तो साक्ष्यों को आधार लेके, साक्ष्य जो प्रमाण थे उनके पास, जो डेटा जो अपलोड थे इलेक्शन कमीशन के, उस पर रिसर्च करके उन्होंने रिजल्ट रखा है। आप सुनने की क्षमता नहीं रखते। अरे हमेशा झूठ और छल और छद्म की राजनीति कब तक करोगे? ठीक है सर, अब सत्यवीर जी से आप आगे देश को बढ़िए, किस थोड़ा मुद्दे अंधकार पर में ले जा बोलिए। रहे हैं, आप प्रदेश को किस अंधकार में ले जा रहे हैं? ठीक है। आज जो स्थितियां है, आज आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखिए, यहाँ फर्क नजर आ रहा है, यहाँ फर्क नजर आ रहा है। गरिमा जी, अब गरिमा जी अब शांत बोलिए, शांत हो जाइए। आप सोचिए, और ये बीच में बोलने की इनकी आदत है। गरिमा जी यहाँ पर पूर्ण रूप बाहर निकल। सर सत्यवीर जी, अब देखिए अभी नेटवर्क भी कह रहा है कि आप थोड़ा शांत रहिए, आपका नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है, आपकी आवाज कट रही है सर। सत्यवीर जी, मेरी आवाज आ रही? गरिमा जी आवाज आ रही मेरी आपको? बोलिए। गरिमा जी, मैं इतना प्रसन्न हुआ आज यहाँ इस डिबेट में आके, इतनी बड़ी रिसर्च करी और उसमें क्या निकल के आया? सारा का सारा खोखला कि रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन में नहीं होता, इलेक्शन कमीशन ने कहा है। अरे मान्यवर जी, किस बहम में जनता को डालना चाहते, थोड़ा शर्म करिए।
सर आप प्रत्येक उनकी बूथ बात पर को ठीक रिटर्निंग- तरीके से समझे नहीं कि वो नहीं, क्या नहीं, कह रहे नहीं, थे। नहीं, अगर आपको गरिमा दिक्कत है तो मैं जी, मनोज जी को मुझे दोबारा बात वक्त दे है, सकती भारतीय हूँ। जनता पार्टी ने क्या तो ये देखा नहीं कह है? रहे थे जो आपने अरे पकड़ा गरिमा जी सत्यवीर जी। सुनिए, गरिमा जी, हाँ। गरिमा जी अगर रिपोर्ट इनके पक्ष में होती तो वाहवाही करते। बिल्कुल Thank you. बिल्कुल, पहले ही कह चुके कि आंकड़े अपने वाहवाही वाले करते। सब ठीक है, अपने इनको वाले क्षमता सब नहीं ठीक है है। सुनने प्रदेश की। में क्राइम कितना कम हुआ, प्रदेश में कितना गरिमा जी, विकास का कार्य हुआ, एक वो साफ आंकड़े सुथरी, बिल्कुल एक ठीक है। साफ सुथरी एजेंसी को गरिमा अगर जी मेरे को नहीं एक सुनना साथ तो मेरी एक-एक आवाज़ करके, बंद कर एक-एक दीजिए। करके, एक-एक करके। ब्लेम कर रही है भाजपा ठीक है आपके स्टूडियो में बैठ के। गिरिराज जी, ठीक है गिरिराज जी, अब थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा गिरिराज जी प्लीज अभी शांत हो जाइएगा। अब पहले मनोज जी से मैं एक बात पर क्लेरिफिकेशन ले लेती हूँ, उसके बाद सत्यवीर जी आपके पास आऊंगी। प्लीज सत्यवीर जी तब तक के लिए थोड़ा सा शांत रह लीजिएगा। मनोज जी मैं तो वो कह रहे हैं शांत ही कि जो आपने ऑफिसर वाली बात की, रिटर्निंग ऑफिसर वाली, वो उसको किस तरीके से ले गए, अगर आप चाहें तो आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का क्लॉज 65 में मैं पूरा रीड कर देता हूँ। हाँ हाँ अब बिल्कुल, पता नहीं वो समझ पाएंगे कि नहीं समझाएंगे। ठीक है सर, अगर आसान शब्दों में आप समझा सकते हैं तो ठीक है। मैं भी आप सत्यवीर जी प्लीज, सत्यवीर जी प्लीज। आपको मेरी बौद्धिक, अगर आपको मेरी बौद्धिकता पे थोड़ा सा भी फर्क आता है, अगर सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अगर आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सत्यवीर जी, सत्यवीर जी, बौद्धिक क्षमता पे थोड़ा सा भी सुन लीजिए, अगर मेरी सत्यवीर जी नहीं, सत्यवीर जी को म्यूट कर दीजिए, सत्यवीर जी को म्यूट कर दीजिए। नहीं सत्यवीर जी आपको समझ में ही नहीं आता है। नहीं उनको क्यों बोलूं मैं, मैंने उनसे सवाल किया है। सत्यवीर जी को म्यूट कर दीजिए, इनकी आवाज बंद कर दीजिए। मनोज जी आप अपनी बात को शुरू करिए। किसी विषय पे हम इंटरफियर नहीं कर रहे हैं तो आप काहे को इंटरफियर कर रहे हैं? सुनना चाहिए आपको। इन रिस्पॉन्स बौद्धिक क्षमता, आपने बौद्धिक क्षमता की बात करी है तो आ जाइए, चर्चा करिए किसी विषय पे, किसी चर्चा कर लीजिए। अरे सुनो सत्यवीर भाई, जी को म्यूट कर दीजिए गरिमा जी, एक प्लीज। बात आप इनको बोलिए, इनको सुने। सुन लीजिए, मनोज जानी जी को सुनना है, हमें भी सुनना है। ध्यान रखिए, प्रदेश के संयोजक हैं एडीआर के। अरे आप सुनिए, जितनी समझदारी आपको। मनोज जी आप शांत हो जाइए, पहले मैं इनको रोक लूं क्योंकि कुछ मेहमान फिर सत्यवीर जी आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। प्लीज आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, उसकी लाज रख लीजिए सर, और कम से कम डिबेट के एटिकेट सीख कर आइए। कभी लातों के भूत कभी चर्चा करिए अकेले में आके करने के लिए बहुत हाँ तो सत्यवीर जी आप शांत हो जाइए। सत्यवीर जी आपको समझ में नहीं आता, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, मनोज जी को मैंने क्लैरिफाई करने के लिए दिया मौका, और उसमें भी आप बीच में बोल रहे हैं। पूरा का पूरा वक्त आपने बर्बाद कर दिया डिबेट का। सत्यवीर जी आपके पास जब तर्क नहीं होते तब आप इस तरह की बेतुकी बातें करने बैठ जाते हैं। आप शांत रहिएगा बिल्कुल। मनोज जी प्लीज जल्दी से आप क्लैरिफाई करिए आसान शब्दों में, उसके बाद इनकी राय हम लेंगे। ये जो रिपोर्ट है इसका क्लॉज में लिखा हुआ है और मैं उसे रीड करूं। हाँ। In response to a recent RTI application, this commission has stated that it does not have the list of returning officer who conducted the 2024 ठीक है, बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं ना कि रिटर्निंग ऑफिसर्स की सूची नहीं थी। ठीक है, मैं आपकी बात को कम शब्दों में समझ गई मनोज जी, आपने सूची ना होने की बात कही, जबकि ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ही नहीं होते। अरे भाई सत्यवीर जी देखिए, आप ना डिबेट में जनरलाइज करने की कोशिश मत कीजिए कि किसी को कोई तर्क नहीं है। एक तो बीच में बोलेंगे, उसके बाद जब मैं तर्क पर सवाल करूंगी तो कुछ बोलेंगे नहीं। मनोज जी ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गई, दर्शक भी समझ गए, अब इनको क्लियर करने की जरूरत नहीं है, और मैं तो अब आपके पास आऊंगी भी नहीं सत्यवीर जी। ठीक है, शिव प्रसाद सेमवाल जी आप बताइए, अपने आंकड़े अच्छे, बाकी के सारे आंकड़े झूठे, और खुद को जिंदा रखने के लिए, न्यूज में आने के लिए, कंट्रोवर्सी में रहने के लिए, ये कहना है बीजेपी के प्रवक्ता का। चलिए शिव प्रसाद जी बोलिए आप। शिव प्रसाद जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? देखिए शिव प्रसाद जी के पास आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, थपलियाल साहब से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। थपलियाल साहब देखो, बहुत छोटा सवाल था, हाँ। लेकिन यहाँ पे बड़े इंटेलिजेंट लोग उस सवाल को नहीं समझ पा रहे कि भाई वोट, पड़ी हुई वोटें और गिनी हुई वोटों में अंतर क्यों है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने देना था, लेकिन वो ईसीआईएल बीएल की मशीनरी जो हार्डवेयर बनाते हैं, और जिस मान्यवर जी वो जिस सेना में आ रहे हैं ना, उसके लिए भी उपकरण बनाती है, उसके लिए भी उपकरण, जिस बोलते हैं कि मैं भारतीय सेना में होके आया हूँ, उसके लिए भी उपकरण बनाती है, और आधुनिक प्रणाली को उपकरण बनाती है। ध्यान रखना चाहिए, कुछ कंपनी में प्रश्न उठाने से पहले उसके लिए बात हो रही है, बंदूक मैंने उठाई है, तो उस पर ध्यान नहीं आता है, उस पर प्रश्न उठाने से पहले अपने ऊपर सोच लेना कि हाँ ठीक है। सत्यवीर जी पैनल पे बैठा हर शख्स गलत है। सत्यवीर जी अगर आपको चुप नहीं रहना है तो आप डिबेट छोड़ दीजिए और चले जाइए। सत्यवीर जी अगर आपको चुप नहीं रहना है तो आप डिबेट से चले जाइए।
मेरे बाकी के मेहमान भी यहाँ पर बोलने आए हैं, आपको आपके बीच में आप टोकने से परेशान होते हैं। रखिएगा, सभ्यता से बात रखिएगा, सभ्यता से बात रखेगा, सभ्यता से बात करिएगा। अपनी उम्र का ध्यान रखना, अपनी उम्र का ध्यान रखना कि कैसे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, छोटे से। ठीक है, हो गया। हाल है, सत्यवीर बताइए जी आप, प्लीज आप ये शांत हाल इन रहिए। प्रवक्ताओं के भाजपा के मर्यादा का ध्यान आपको रखना चाहिए, कम से कम आपको पता होना चाहिए आप टीवी पर बैठे हैं, तब आपको मर्यादा का लिहाज नहीं आता है। पूरी की पूरी डिबेट का समय सत्यवीर जी आपने बर्बाद किया है, क्योंकि आपके पास तर्कों पर कोई बात नहीं होती है, और जब तर्क नहीं होते तो बेतुकी बातें शुरू कर दी जाती हैं आपकी ओर से, किसी को भी बोलने का वक्त नहीं दिया जाता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एडीआर की रिपोर्ट में जो अंतर सामने आया उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया है और लगातार हमला बोल रही है। एक तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि ये रिपोर्ट या इस तरीके की रिपोर्ट तो खुद को जिंदा रखने के लिए, न्यूज में रहने के लिए, कंट्रोवर्सी में रहने के लिए की जाती है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।